नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आवर्त सारणी के क्वेश्चन अपन पढ़ रहे थे। पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चनों का है वो अध्ययन करवाया। अब आज जो है वो अपन तीसरा वीडियो आवर्त सारणी के क्वेश्चनों का लेके आए हैं। आज का जो वीडियो है वो पूरी तरीके से NCERT की जो बुक है उसमें से पूरे के पूरे क्वेश्चन है वो उस पर आधारित है। तो आज के वीडियो को अपन कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डोबेराइनर ने त्रिक सिद्धांत कब दिया था। डोबेराइनर ने त्रिक सिद्धांत कब दिया था? पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि त्रिक सिद्धांत है वो डोबेराइनर ने दिया था। तो डोबेराइनर ने जो त्रिक सिद्धांत है वो दिया था 1817 में। डोबेराइनर ने त्रिक सिद्धांत दिया था 1817 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत कब दिया था। हमने पिछले वीडियो में न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत पढ़ लिया था और अब आज अपन पढ़ते हैं कि न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत कब दिया था। तो न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत दिया था 1866 में। न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत दिया था 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेंडेलिफ ने किन 2 तत्वों से बने तत्व के गुण धर्म के आधार मानकर आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया था। कि मेंडेलिफ ने है वो किस 2 तत्व के यौगिक को और आधार मानकर आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया था। तो इसका सही जवाब है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए कैसे, अपन देखते हैं कि हाइड्राइड होता है और ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो मेंडेलिफ ने क्या किया, जिन तत्वों के हाइड्राइडों के गुणधर्म समान थे या जिन तत्वों के ऑक्साइड के गुणधर्म समान थे उनको समान गुणधर्मों वाले तत्व माना। तो मेंडेलिफ ने अपने वर्गीकरण में आधार तत्व जो लिए थे वो लिए थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेंडेलिफ की आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई थी। देखिए मेंडेलिफ की आवर्त सारणी प्रकाशित हुई थी 1872 के अंदर एक जर्मन पत्रिका के अंदर प्रकाशित हुई थी। वैसे मेंडेलिफ जो थे वो रूस के साइंटिस्ट थे। इनका पूरा नाम था डमित्री इवानोविच मेंडेलिफ, ठीक है। तो मेंडेलिफ की आवर्त सारणी जो है वो प्रकाशित हुई थी 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेंडेलिफ ने किन 2 तत्वों को और गुणधर्मों के आधार पर स्थान बदल दिया था। देखिए हम जानते हैं कि मेंडेलिफ की आवर्त सारणी जो है वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। मेंडेलिफ की जो आवर्त सारणी है वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, लेकिन मेंडेलिफ ने गुणधर्मों के आधार पर कोबाल्ट और निकल को और क्या कर दिया था, इनका स्थान बदल दिया था। कम द्रव्यमान वाले तत्व को अधिक द्रव्यमान वाले तत्व से और पहले रख दिया था। तो अपन कह सकते हैं कि मेंडेलिफ ने कोबाल्ट और निकल का गुणधर्मों के आधार पर है वो स्थान बदल दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेंडेलिफ ने किस तत्व की भविष्यवाणी एका बोरॉन। देखिए मेंडेलिफ के समय कुछ तत्वों की खोज नहीं हुई थी, लेकिन मेंडेलिफ ने क्या किया, कुछ तत्वों की भविष्यवाणी कर दी थी और बाद में वे तत्व खोजे गए और मेंडेलिफ ने उनके लिए पहले ही रिक्त स्थान छोड़ दिया था। तो मेंडेलिफ ने एक तत्व को नाम दिया था एका बोरॉन, और मेंडेलिफ ने जिस तत्व को नाम दिया था एका बोरॉन वो खोजा गया था बाद में स्कैंडियम के रूप में। ये क्वेश्चन डी ग्रुप 2018 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है मेंडेलिफ ने किस तत्व की भविष्यवाणी एका एल्यूमिनियम के रूप में की थी। देखिए मेंडेलिफ ने एका एल्यूमिनियम के रूप में भविष्यवाणी की थी गैलियम की, ठीक है। तो गैलियम जो है वो भविष्य में खोजा गया और मेंडेलिफ ने इसको खाली स्थान छोड़ के इसका नाम दिया था एका एल्यूमिनियम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेंडेलिफ ने किस तत्व की भविष्यवाणी है वो एका सिलिकॉन के रूप में की थी, और एका सिलिकॉन के रूप में मेंडेलिफ ने भविष्यवाणी की थी जर्मेनियम की। दोबारा सुनिए मेरी बात को, मेंडेलिफ ने 3 तत्वों की भविष्यवाणी की थी, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। मेंडेलिफ के द्वारा भविष्यवाणी किया गया था तो एका बोरॉन जो है वो स्कैंडियम के रूप में खोजा गया,
एक का एल्यूमिनियम है वो गैलियम के रूप में खोजा गया, और एक का सिलिकॉन जो है वो जर्मेनियम के रूप में खोजा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेंडेलिफ ने अपनी आवर्त सारणी में किन तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिया था। देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेंडेलिफ की आवर्त सारणी में 8 वर्ग हैं, ठीक है, लेकिन कई जगह 9 वर्ग माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेंडेलिफ ने एक वर्ग जो है वो अक्रिय गैसों के लिए खाली छोड़ दिया था। तो मेंडेलिफ ने अक्रिय गैसों के लिए और एक वर्ग है वो खाली छोड़ दिया था, क्योंकि मेंडेलिफ ने भविष्यवाणी कर दी कि भविष्य के अंदर अक्रिय गैसें खोजी जाएगी, तो बिना किसी परिवर्तन के आवर्त सारणी में रखा जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेंडेलिफ की आवर्त सारणी की कमी नहीं है। देखिए मेंडेलिफ की आवर्त सारणी की कमी नहीं है, तो पहली है हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया गया। बिल्कुल सही बात है, ये कमी है मेंडेलिफ की आवर्त सारणी की कि मेंडेलिफ ने अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दिया था। अगला है समस्थानिका ज्ञान नहीं था। बिल्कुल मेंडेलिफ की आवर्त सारणी की ये कमी है कि उसमें समस्थानिकों का ज्ञान नहीं था। अगला है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। बिल्कुल सही है, मेंडेलिफ की आवर्त सारणी जो है वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित की गई थी, केवल कैल्शियम तक लागू होता है। देखिए ये जो कमी है कैल्शियम, ये न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की है, ये मेंडेलिफ के सिद्धांत की कमी नहीं है। मेंडेलिफ की सिद्धांत की कमियों के अंदर अपन कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन तक लागू होता था, समस्थानिकों की व्याख्या नहीं करता था, और परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज कब की थी। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज जो है वो हेनरी मोजले ने की थी 1913 के अंदर। आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले के द्वारा 1913 के अंदर खोजी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो संयोजकता की यदि अपन बात करें, संयोजकता क्या होती है? संयोजकता का मतलब होता है संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कोई भी परमाणु जो है जिन इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करता है किसी दूसरे परमाणु के साथ, उन परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। देखिए हम ये कहते हैं कि मेंडेलिफ आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसके अंदर एक वर्ग में जितने भी तत्व होते हैं उनकी संयोजकता क्या होती है? समान। तो ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बाएं से दाएं जाते हैं तो संयोजकता में लगातार परिवर्तन होता है, इकाई में बढ़ती है। तो अपन कह सकते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता जो है वो बढ़ती है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए परमाणु साइज क्या होती है? किसी परमाणु का नाभिक होता है, उसके चारों ओर अपन कहते हैं कक्षाएं होती हैं। तो किसी भी परमाणु के नाभिक से लेके और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होती है उसको कहते हैं परमाणु साइज या परमाणु त्रिज्या। अब देखिए बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की कक्षाओं के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन तो समान रहता है, लेकिन प्रोटॉन की वृद्धि होती है। हम जानते हैं प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश होता है। और जब बाएं से दाएं जाएंगे प्रोटॉन बढ़ेंगे तो अपन को बात है कि दो विपरीत आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज जो होती है वो क्या होती है? घटती है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज है वो घटती है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए एक वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है, तो ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता अपरिवर्तित रहती है, संयोजकता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर
परमाणु साइज पर क्या प्रभाव पड़ता है? आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए मेरी बात को ध्यान सुनिए। अभी हमने पढ़ा कि कोई भी परमाणु का नाभिक है उससे और बाह्यतम कोश की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं परमाणु त्रिज्या या परमाणु साइज। तो यदि ऊपर से नीचे जाते हैं तो हर आवर्त के अंदर एक नया कोश जुड़ता है, और हर आवर्त में यदि एक नया कोश जुड़ता है तो नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की जो दूरी है वो बढ़ती है। तो अपन कहते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज क्या करती है? बढ़ती है, और बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज है वो घटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए सबसे पहले आपको याद ये रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुएं जो होती है वो तो होती है बाईं साइड में, और अधातुएं होती है दाईं साइड में। दोबारा सुन लीजिए मेरी बात को। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुएं जो होती है वो होती है बाईं साइड में, और अधातु जो होती है वो होती है दाईं साइड में। अब बाएं से यानी धातुओं से यदि अधातुओं की ओर जाएंगे तो धात्विक गुण क्या करेगा? घटेगा। ठीक है, तो अपन कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में धातुएं बाईं ओर, अधातुएं दाईं ओर। तो धातुओं से अधातुओं की ओर जाएंगे तो धात्विक गुण क्या करेगा? घटेगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण जो है वो क्या करता है? घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए अभी हमने पढ़ा कि धातुएं जो होती है वो कौन सी साइड में होती है? बाईं साइड में, और अधातु होती है वो क्या करती है? वो होती है कौन सी साइड में? वो होती है दाएं साइड में। अब अपन ये कहेंगे कि यदि अधातुएं दाएं साइड में है तो बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण क्या करता है? बढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता। देखिए विद्युत ऋणात्मकता का गुण जो होता है वो होता है अधातु का। ठीक है, और विद्युत धनात्मकता का गुण जो होता है वो किसका होता है? धातु का। अभी हमने पढ़ा कि धातुएं जो होती है वो होती है बाईं साइड में, और अधातु होती है कौन सी साइड में? दाईं साइड में। तो बाएं से दाएं जाएंगे तो विद्युत धनात्मकता तो क्या करती है? घटती है, लेकिन विद्युत ऋणात्मकता क्या करेगी? बढ़ेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि दाईं साइड में है धातुएं अधातुएं, और अधातुएं होती है विद्युत ऋणात्मक। तो बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता। देखिए विद्युत धनात्मकता होती है धातु की, और धातु होती है बाईं साइड में, और अधातुएं होती है दाईं साइड में। अब अपन कहेंगे कि यदि बाएं से दाएं धातुओं से अधातुओं की ओर जाएंगे तो विद्युत धनात्मकता क्या करती है? घटती है। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता है वो घटती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए आयनन ऊर्जा क्या होती है? हम जानते हैं किसी परमाणु का नाभिक और उसके चारों ओर होती हैं कक्षाएं, और कक्षाओं के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तो इलेक्ट्रॉनों को आदान प्रदान करने के लिए उनको अपन कह सकते हैं कि बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉनों को त्यागने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है उसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा। इलेक्ट्रॉनों को त्यागने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा। अब हम कहते हैं धातुएं इलेक्ट्रॉनों का आसानी से त्याग करती हैं, और अधातुएं जो दाएं ओर होती है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। ठीक है, तो बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा है जो बढ़ती है। ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा जो है वो बढ़ती है। चलिए
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, दो शब्द आते हैं, एक तो आता है आयनन ऊर्जा, एक तो आता है आयनन ऊर्जा और एक आता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, देखिए अभी हमने पढ़ा कि कोई भी परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए जो ऊर्जा होती है वो होती है आयनन ऊर्जा, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए जो ऊर्जा होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो हमें पता है कि दाईं साइड में होती है ए धातुएं और ए धातुएं क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। तो बाईं साइड में जाएंगे तो बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या करती है, बढ़ती है, ठीक है। तो दोस्तों ये 80+ क्वेश्चन मैंने आपको आवर्त सारणी के करवा दिए हैं। यदि आप इनको ढंग से कर लोगे तो एनटीपीसी और ग्रुप डी के अंदर आपका आवर्त सारणी का कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। धन्यवाद।